चैप्टर कौन सा मैं बता रहा हूँ? सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज आपका था एप्लीकेशन सॉल्व। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक इसमें नाम आता है, उसको कब बोलते हैं? डेथ। डेथ मौत का कुआं, हिंदी में इसको बोलते हैं। और ये अक्सर आपको सर्कस में रखा हुआ दिख जाता है। सर्कस में लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा बनाते हैं, कुआं बना देते हैं, और उसमें उसकी वॉल के ऊपर अपना बाइक या कार चला रहे होते हैं। ठीक है, और वो चलाते समय गिरते नहीं। हम लोग काम करेंगे तो हम दोनों गिर पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग उतने एक्सपर्ट नहीं होते या उतने ट्रेंड नहीं होते। तो यहाँ पे जो वो उस वॉल के ऊपर अपनी बाइक या कार वो चला पाते हैं, उसका बेसिकली रीजन क्या होता है? उसके पीछे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब वो उस पर घूम रहा होता है तो देट इज ऑल्सो रियलाइजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ऑलवेज आउटसाइड अवे फ्रॉम सेंटर, एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उसका वेट बैलेंस है। यहाँ हम देख सकते हैं जो एक्चुअल जो होता है, देखिए एक्चुअल जो होता है वो थोड़ा सा टैपर होता है। ठीक है, हम लोग दिखाते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये आपका दिख रहा है ऐसे, ये आपका एक्चुअल होता है जो आप देखते हैं सर्कल में जाकर, क्योंकि वो लोग इतना भी एक्सपर्ट नहीं होते कि हाँ भाई बिल्कुल ही बॉल भी चला सके, तो थोड़ा बहुत इसको क्या टैपर कर देते हैं। ये ऐसा बना होता है कि उनका हाथ नहीं। लेकिन जो हमारा जो होता है फिजिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं, हम उसको ऐसे पढ़ाएंगे, हम उसको ऐसे पढ़ा देंगे कि हाँ भाई ये नहीं नहीं है तो ऐसा होता होगा। तो ऐसा अगर होगा तो बात वर्टिकल होगी, जब वो साफ साफ दिखाई देगी सामने। यहाँ पूरी बात कैसी वर्टिकल आ रही है, यहाँ दिख रही है। तो हम लोग उसको भाई पढ़ लेते हैं कि अगर ऐसा होगा फिर यहाँ पे होगा कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे, ये हम लोग होंगे, हम लोग सब क्या कर रहे हैं? घूम रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से जब ऐसे ऐसे घूमेंगे इसमें इस तरीके से यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट। इसका वेट काम कर रहा होगा नीचे, वेट क्या होगा? वेट आपका आएगा mg। बाहर एक फोर्स काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF। ठीक है, अंदर ही काम करेगा, इसको बोलेंगे n टुवर्ड सेंटर। ठीक, और यहाँ देखिए इस वॉल के ऊपर काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इसको बचाएगा भैया, फ्रिक्शन फोर्स होगा वो दिखाएंगे इसमें इस तरीके से कि जब ये इसको इससे पुश करता है, भी उसको एन देता है, यहाँ तैफ लगता है इसको फ्रिक्शन फोर्स, और ये एफ इतना बड़ा होता है कि mg बराबर कर लेते हैं। मान लीजिए इसकी जो स्पीड है, यहाँ पे इसकी स्पीड जो आ रही है, तो आप कह रहे वी आ रही है, कितनी आ रही है? अब जो देखिए रेडियस वो आर दे रखी है, समझ गए? ओके, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है कि हियर when a bike, a person with बाइक बोल सकते हैं, व्हीकल कोई बोल रहा है, व्हीकल। ठीक है, रोटेट्स इन अ डेथ बेल्ट, इन अ डेथ बेल्ट विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी वी बोल सकते हैं। विथ वेलोसिटी क्या होगी? विथ वेलोसिटी, देन
acting on it. ठीक है, hence the wall also provides the wall होती है, ठीक, the wall also provides normal on it, a normal on it, ठीक है, which is equal which is equal in magnitude, equal in magnitude of centrifugal force, ठीक, the weight of the object or the person, ठीक है, जो होता है, the weight of the person balances by the friction force. That is acting in upward direction. So at equilibrium, देखिए एक्सेस क्या होता है, तो एम बी स्क्वायर अपना और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक्स इनटू कितना होता है, ठीक है, इक्वल टू एफ क्या देखिए इक्वल टू एफ इक्वल टू एम जी एम बराबर म्यू, सो म्यू एन इक्वल टू क्या आएगा, एम जी आएगा, म्यू एन क्या होता है, एम बी स्क्वायर बना, यहाँ होता है ना कि ये पूरा पूरा बराबर क्या है, ठीक, इतना इतना आप बोलेंगे एम सेम कट गया भाई, ठीक है, यहाँ से देखिए कितना आएगा, जो वी स्क्वायर आएगा जाएगा जी आर जी अपॉन वी, कितना है, तो वी क्या है, रूट कर दीजिएगा, तो और यहाँ पे लिखा होता है ये कि दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी,
अगर इससे कम स्पीड रखेंगे तो अपने आप आपका जो सिस्टम होगा वो नीचे आना शुरू कर देगा। अगर इससे बड़ी स्पीड रखेंगे तो आपका सिस्टम ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो इट इज कॉल्ड मिनिमम, भाई इतना तो कम से कम रखिए। इससे ज्यादा रखेंगे तो अपने आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। यहाँ जो दिखता है जो एक्चुअल होता है, ऊपर से क्या धीमे धीमे यहाँ से क्या कर रहा होता है, दिख रहा होता है कि भाई यहाँ से घूमते घूमते क्या हो, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ से क्या होता है, फिर नीचे उतर आता है ऐसे करके। अब स्पीड कम कर देते हैं। जब वो इसमें घूम रहा होता है बाइक के साथ में, तो अपना को मेंटेन लगता है कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे आना। ऊपर जाना होता है तो स्पीड बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देगा। अगर ऊपर पहुंच के ऐसा ना हो कि ऊपर पहुंच के बिल्कुल ऊपर निकल जाए, उससे भी वो भी डेंजर होता है। तो इसलिए भाई उसको नीचे भी आना होता है, तो अब स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या नीचे आना कर देता है। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, उसको लिखा था वी मिनिमम, ऐसे पढ़ाते हैं इसमें, बराबर आर जी ऑन वी। इसका आंसर है, इसका एक हो गया, मतलब एक बात आ गई। दूसरा एक आता है डेफिनेट आता है, ठीक है, जहाँ यहाँ पे जो डेफिनेट होता है, इसके से हम बोलते हैं पूरा जो बल्ब आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड योर सिस्टम, ठीक है। और जो यहाँ पे बना होता है, दिस इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट, जो अपने यहाँ दिख रहा होता है। इस केस में क्या हो रहा है, इस सिस्टम आपका स्टैटिक है, सिस्टम क्या रुका हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट है वही साथ साथ घूम रहा होता है उसमें बड़ी स्पीड से। अगला केस इसका आता है, जिसको बोलते हैं रोटर, बोलते हैं रोटर, आर ओ टी यू आर, आर ओ टी है। रोटर में क्या होता है, रोटर के अंदर पूरा पूरा फ्रेम घूमता है। ये हम दिखाते हैं, ये भी सर्कस में आपका एक गेम होता है, वहां पूरा पूरा एक बड़ा सा पेड़ा होता है, पूरा गेम पूरा फ्रेम बना होता है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ रखा होता है, ठीक है। जैसे कि हमें मान लें मेरे पास एक ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मेरे पास एक बड़ी सी बॉल है, ठीक है, उस बड़ी सी बॉल के अंदर छोटी सी बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप बड़ी सी बॉल को पकड़ते हैं अपने हाथ में और उसको धीमे धीमे हिला रहे हो, तो आपके हिलाने से क्या होगा, जो अंदर की जो बॉल है वो भी धीरे धीरे घूमने लगे। इसका मीनिंग होता है कि मैंने अंदर की बॉल को बिल्कुल टच नहीं किया, लेकिन हमारे सिस्टम जो बाहर का जो फ्रेम होता है, जब वो घूमेगा अपने आप, तो अंदर का भी बॉल उसके साथ घूमना शुरू कर देगा, ठीक, ऐसा होने लगता है इसमें। तो अगर ऐसा होगा तो हमसे फिर से पूछेंगे, बताइए क्या इसकी होगी वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा कि जब सिस्टम घूमता है, जब कोई फ्रेम घूमता है, तो एंगुलर वेलोसिटी, ये कोई क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी, v निकालनी कि ओमेगा निकालनी, ये आप खुद सोचिए। आंसर आता है कि भाई अगर डेफिनेट की बात होगी तो निकालना पड़ेगा v, ठीक। अगर बात होगी रोटर की, बात होगी किसी सिस्टम की, तो निकालना होगा ओमेगा, ठीक। अगर हमसे कोई पूछता है भैया अर्थ की स्पीड कितनी है घूमने की अपने एक्सिस के अबाउट, तो जब अर्थ की स्पीड कितनी है तो इसका मतलब कि मैं ओमेगा पूछ रहा हूँ, क्योंकि अर्थ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, या कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अर्थ बहुत बड़ा सिस्टम बना हुआ है। तो जब पूरी पूरी अर्थ घूमेगी तो उसके साथ साथ बहुत से लोग घूम रहे होंगे, हम भी घूम रहे हैं, तुम भी घूम रहे हो, सब लोग घूम रहे हैं। तो इन सभी का जो होता है वेलोसिटी, वो किसी कम किसी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, हमको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा मतलब ये होता है कि भैया जितना दूर होगी, r जितना बड़ा होगा, v उतना ज्यादा होगा। ओमेगा सबका सेम आता है कि हम सभी लोग पूरे चक्कर लगा लेते हैं और 24 घंटे तीन चार, तो हम सभी के लिए पूरा एक दिन 24 घंटे का ही होता है, ठीक। चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे आप कहीं रहते हैं किसी अमेरिका में, या किसी आप और एक जगह रहते हैं, दुबई में रहते हैं, या किसी रहते हैं और प्लेस पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए दिन 24 घंटे का ही होता है, ठीक है। क्योंकि यार जब घूमेगी पूरा चक्कर लगाएगी, तो अपना पूरा चक्कर लगाने में अपने एक्सेस के अबाउट वो 24 घंटे लेती है हमारे हिसाब से, हमने जैसा मान रखा है ये लेता है। तो वो सबके लिए, तो इस बात से मतलब नहीं होता है कि तुम यहाँ रहते हो कोई कहीं और रहता है उसके लिए वो 26 घंटे बन जाएगा, दिन सबके लिए बराबर ही होता है। आगे चलते हैं, तो रोटर की जब बात आती है, रोटर जब घूमेगा तो हमको निकालना होगा ओमेगा, ध्यान रखिएगा। अभी निकालना है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम स्टैटिक है, हम लोग अकेले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है तो इसका वेलोसिटी मतलब नहीं पता करना। सेकंड क्या है, रोटर, रोटर होने के बाद फिर हम इसको रोक देंगे।
चलिए, ओके, ये हो गया, ये अभी मुझे और रिवर्स करना। जो इसका नंबर आएगा हमारे सामने वो आएगा रोड, ठीक है। सेकंड नंबर, रोटर क्या, रोटर पूरा एक फ्रेम होता है, ठीक है। इसमें दिखाते हैं यहाँ बड़ा सा ये बना रखा है इसमें, ये पूरा आपने इसके बाद क्या करता है, घूमेगा घूमेगा, जो इसके अंदर होगा ये भी घूमेगा, और कुछ भी मेरे साथ में। हमें देखिए इसका स्पीड होगी, इसका जो होगी डिस्टेंस हो गया, ये बाहर एक होता है वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका mg काम करेगा, इसका n काम करेगा, और ये इसका ये f काम करेगा, सर ये इसका n काम करेगा, ठीक। ये पूरा केज कैसे बना, पूरा ऐसे बना होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होता है, तो घूमेगा इधर, तो जैसे कि हियर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया F होगा m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो वही क्या है, ये आएगा जी अपान वी नॉट, जी अपान
दिया गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या आएगा जी बना देंगे, वैल्यू बढ़ाएगा इसकी, तो ओमेगा आपका आएगा जी अपन ठीक। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आरजी पानी, मतलब आप ध्यान से देख लीजिए कि इस केस में आपका आर ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आर क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ पे जी ऊपर है म्यू नीचे, यहाँ पर भी जी ऊपर है म्यू नीचे है, सब कुछ सेम। लेकिन यहाँ पे आर ऊपर है क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं बी की, और यहाँ पे आर नीचे की क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं ओमेगा। तो ये दो चीजें आती है भैया कि ओमेगा निकालना है कि बी निकालना है। बी क्लियर कि अगर पूरा पूरा सिस्टम पूरा पूरा फ्रेम घूमता है तो हमसे ओमेगा पूछना है, चाहे वो लिखिए चाहे वो ना लिखिए, आपसे पूछेगा फाइंड वेलोसिटी। और वेलोसिटी बोली नहीं एंगुलर है कि लीनियर है, आप सोचिए, तो आप याद करो अच्छा रोटर की बातें हो रही है तो ओमेगा पता करना, अगर बातें कर रही है किसी डेसिमल की तो मतलब वी पता करना हो, तो वहां पे वी के केस में आर जी अपॉन म्यू आएगा, और ओमेगा के केस में क्या जी अपॉन म्यू आएगा। ये इसका आंसर है। सुनो चलो आगे कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दिखा रहे थे करके, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट है, हम आगे चैप्टर चले जाएंगे। ठीक है सुनो, मुझे इससे पूछते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन लिख सकता है यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन लिखा गया है, वी क्या लिखा था, वी लिखा था अपना आर जी अपन म्यू, तो आर पता है म्यू पता है जी पता है, तो कहेगा फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी वेलोसिटी इन डेप्थ फिल्ड whose radius is 10 meter, mu is 0.4, आप 0.5 कर दीजिए तो इजी रहेगा, 0.30 जी होता है 10 मीटर पर सेकंड, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व फॉर डेप्थ फिल्ड वी क्या आता है, ठीक है ना। आर जी पार्ट में यहाँ पे तो ओमेगा की बात हो रही है, हमने वी निकालना है ना, तो वी क्या है, आर क्या रखा है 10 मीटर, वी क्या रखा है 10 मीटर, ठीक है 0.5, ये कर लिया इसकी तरह 5 से कट के क्या गया 2 आ गया, यहाँ पर 200 आ गया, 200 क्या होगा 10√2, आप कहेगा 200 क्या है 10√2 मीटर बच सकते हैं। आप चाहे तो 1 मीटर 1 किलोमीटर पर आ जाए, तो भी क्या होता है 10√2
into 18/5 पास की करके दो ये पाएगा 36 मुझे पता है इसमें आंसर आ गया क्लियर कैसे रोटरी बात कर सकते हैं और मैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ रोटर वेलोसिटी ऑफ अ रोटर ऑफ रेडियस यहाँ भी कर सकते हैं 10 मीटर एंड यूनिट कितना हो सपोज 0.5 सेम यहाँ भी क्या आएगा यहाँ भी क्या आएगा कि आर नीचे आएगा ठीक इतना कर सकते हैं आगे फॉर ओमेगा क्या आता है म्यू क्या 0.5 करिए ऊपर मान लो 0 क्या होगा 1 कटेगा तो 5 आएगा 2 √2 आएगा √2 रेडियन पर सेकंड ठीक है इतना और रेडियन पर सेकंड हम फ्लोट पर हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वही है ये रेडियन एंगल प्रॉपर्टी है तो ये ऐसे ही रहेगा रेडियन √2 रेडियन पर सेकंड हाँ √2 दे सकते हैं कि 1.414 ठीक चलिए देखिए आगे चलते हैं अपना चैप्टर कौन सा है सेंटर मास सेंटर मास आपको पहले से पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है सेंटर मास चैप्टर पहले आपको पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया हाँ सर पढ़ाया गया ना तो आपको उसमें आता होगा सेंटर मास किसका क्या होता है सेंटर मास क्या होता है कौन सा सेंटर मास क्या होता है हॉलो कोन का पता है हॉलो कोन का सेंटर मास क्या होता है सेंटर मास के सेंटर मास के 3 पार्ट होते हैं ठीक है चैप्टर एक पार्ट होता है 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कि दो निकालते हैं एक होता है ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ग्रुप मींस क्या बहुत सारे ग्रुप आते हैं उसमें एक बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं अब तीसरा आपका आता है कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन क्या होता है कि हमको इसका नाम होता है इंटीग्रेशन जैसे 3 पार्ट कराए जाते हैं 3 पार्ट में खत्म हो जाता है चैप्टर फिर आगे हम लोग उसमें बी कॉम या ए कॉम ही पढ़ा सकते हैं ठीक है या ये भी पढ़ा सकते हैं कटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने कट कर दिया तो रिमेनिंग बॉडी का सेंटर मास बताइए या किसी ऑब्जेक्ट में मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ दिया तब बताइए सेंटर मास अब जो जोड़ के नया कॉम्बिनेशन आपका तैयार हो गया है तो ऐसे नहीं कुछ नए केस बन जाते हैं इतना इसमें होता है ठीक है मैं सब उसको बताता था वो आप देखिए सेंटर मास क्लियर ये इसका मीनिंग अब सेंटर मास देखिए क्या होगा कि सेंटर मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं क्योंकि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो वो अपना सेंटर मास खुद ही होगा तो हमें उसको कुछ निकालना नहीं पड़ता ना हमें कभी कोई पूछता है हाँ जब हमेशा पूछेगा सेंटर मास ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो कि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट मेरे पास है तो उस केस में सेंटर मास कहाँ पे तो अगर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं एक का नाम होता है M1 एक का नाम होता है M2 अब मान लीजिए
कि दोनों एग्जैक्टली बराबर है, बिल्कुल बराबर दे रखे हैं, तो उनका सेंटर मास ठीक उनके बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं मिलेगा, कोई दोनों बराबर हो, एक छोटा एक बड़ा मिलेगा आपको, तो उस केस में सेंटर मास क्या होता है, टुवर्ड्स हैवियर ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता है। बिल्कुल बीच में नहीं होगा तो कहाँ होगा भाई, कहीं इधर तो होगा। अब वो दोनों के बीच में ही होगा, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट में नहीं होगा, वो टुवर्ड्स हैवियर ऑब्जेक्ट शिफ्ट रहता है, ये होता है। तो इसकी मीनिंग क्या होता है, सेंटर मास क्या होता था, पॉइंट इन और आउट। ये बात ये भी आती है कि सेंटर मास आपका ऑब्जेक्ट के अंदर या बाहर, दोनों में कहीं भी हो सकता है बाहर, हो सकता है अंदर, ठीक है। अब बाहर कैसे होता है, बाहर जैसे बाल में मेरे पास एक रिंग है, और रिंग का सेंटर मास क्या होगा, तो बीच में आएगा, जो बीच में है वो पॉइंट किसी कहीं से किसी को टच नहीं करता, इसका मीनिंग क्या हो, बाहर चला गया हो। आप मैं बोल सकते सपोज मेरे पास हाफ रिंग, ऐसे बोल सकते हैं, मेरे पास ऐसी हाफ रिंग दे रखी है, तो हाफ रिंग का सेंटर मास क्या होगा, यहाँ पर होगा। रिंग पूरी का सेंटर मास क्या होगा, हाफ रिंग भाई यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट के यहाँ पे टच नहीं कर रहा है इसको, है ना, इधर से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड आउटसाइड पॉइंट, भाई वो बाहर, वो सेंटर के बाहर चला गया, ऐसा भी हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, आगे यू कैन से कि a point inside or outside of an object, of an object at which its whole mass can be accumulated, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, is defined as its center mass, defined as its center mass, ठीक, हम बोल सकते हैं center mass। center mass और किसी किसी बुक में COM लिखते हैं, ठीक है, और किसी की बुक में CM लिखा रहता है, वो CM पढ़ देते हैं, तो CM लिखो या COM लिखो, दोनों का एक मतलब होता है, कहीं कहीं CM लिखा हुआ, कहीं कहीं COM लिखा हुआ, तो मैं COM पढ़ाऊंगा, ठीक है, हमको ये समझाता है, ठीक है। जैसे कोई आपने देखा ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है सब कुछ बना रखा है, और ये सेंटर मास क्या होगा, वो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई ये पूरा ऑब्जेक्ट हम यहीं पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और आपको ये दिख रहा है पूरा कि आप चला गया इसमें, ठीक है। अब मैंने भाई ये पूरा ऑब्जेक्ट था, वहाँ पे हो गया, देखा कि पूरा पूरा आपका यहीं पे शिफ्ट हो गया, परसेंट था, इसकी होता है क्लासिफिकेशन, होता है भाई पढ़ाने कैसे होता है, तो यू कैन से जब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कुछ ऑब्जेक्ट के सेंटर मास हमको पता होते हैं और कुछ के पता नहीं होते, जो पता है दिस कॉल्ड स्टैंडर्ड शेप। जैसे तो कोई कहेगा भाई मतलब ये सर्कल का सेंटर मास कहाँ होता था, बोलेंगे बीच में होता है, अच्छा ठीक है, स्फीयर कहाँ होता है, तो वो बिल्कुल बीच में होता है सेंटर, सेंटर मास क्या होता है ट्रायंगल्स का, तब बोलेंगे इंटरसेक्शन मीडियंस, ठीक, ये बोल देते हैं। जैसे यहाँ मैं बना कर रिंग, मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया ऐसे, यानी कि रोम्बस तय कर दिए, ये जो लिखा गया है इस तरीके से, मुझे ये सब डेटा उस तरीके से पता है, मैं कहाँ नहीं, ये समझ आ, लेकिन इस तरीके में आता है,
लेकिन ऐसे कोई ज्योमेट्री आती है जो बिल्कुल ऑड शेप की होती है या जिसका हमको सेंटर मास पता नहीं होता, तो उसके लिए फिर हमको यहाँ पे अपना पढ़ाना पड़ता है। ठीक, तो कि इस चैप्टर को जैसे मैं अभी आपको बोला था कि हमने 3 हिस्सों में बांटा। पहला सेंटर मास ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा सेंटर मास ऑफ ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि पॉइंट ऑब्जेक्ट दो नहीं बल्कि 4 5 6 7 होंगे, लेकिन इतने होंगे इनको आप लोग गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो यू कैन गो थ्रू समेशन, मैथमेटिकली हम उसको सम में लगा सकते हैं जहाँ पे जोड़ दीजिए। सर अगर वो बोलता है नहीं यहाँ, हाँ सर वो क्या रिपीट कीजिए ना, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि हम लोग अपने सेंटर मास का जो करेंगे क्लासिफिकेशन, तो उसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। ठीक है, पहला हिस्सा होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक m1 होगा एक m2 है, और हमको पता करना था भाई सेंटर मास बीच में कहाँ होता है। ठीक है, दूसरा होता है सेंटर मास ऑफ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ग्रुप में क्या होगा, कई सारे होंगे, m1 होगा m2 होगा m3 होगा, सबको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जब वो तीसरा है थर्ड नंबर मैंने पढ़ाया था सेंटर मास ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। तो आप जो बोलोगे कॉन्टिन्यूअस, तो वहां पे आप उसको ग्रुप नहीं बोल सकते। ग्रुप का मतलब ये होता है कि जितने भी मेंबर हैं हम उनको गिन सकते हैं कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग की क्लास होगी तो क्लास में कितने बच्चे बैठे मैं गिन सकता हूँ ना, कि तुम बैठे हो, कोई दूसरा बैठा है, कोई तीसरा बैठा है, सब गिन लिया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 40 हो गए। तो मैंने कह दिया भाई पूरे क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए, तो 40 गिनती मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमसे पूछेगा बताइए यहाँ पे कितने स्टार है, रात को हम जब ऊपर देखते हैं आसमान में, तो वो स्टार बहुत सारे हैं पर हम उनको गिन नहीं सकते, दैट इज अनलिमिटेड। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जहाँ पे आप काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, हम वहाँ यूज करते हैं इंटीग्रेशन, और उसका नियम होता है लोअर लिमिट से अपर लिमिट। यू हैव टू गो थ्रू डेफिनेट इंटीग्रेशन। वहां पे बोलते हैं यहाँ से शुरू हुआ है गिनती करना और यहाँ तक खत्म हुआ, तो वो हमको करना पड़ेगा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब मैंने बोला था केस नंबर 2 बोला था, तो वहां पे मैंने बोला था ग्रुप बोला था। तो ग्रुप क्या होता है कि भाई एक सेट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, हम उसको गिन सकते हैं, हाँ 6 लोग। तो हम उसमें यूज करेंगे समेशन, यूज करेंगे समेशन, क्योंकि समेशन से काम चल जाता है, हमको इंटीग्रेशन की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। तो अगर आपका क्वेश्चन ग्रुप का है, किसका है, ग्रुप का है, तो आप लगाइए समेशन। अगर क्वेश्चन आपका है कॉन्टिन्यूअस का, तो आप लगाइए इंटीग्रेशन। ठीक है, लिखिए 1 मिनट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इतना कर सकते हैं।
ठीक है। अब मुझे पढ़ाना पहले आपको फर्स्ट नंबर। इसमें लिखिए, हो गया इसमें। तो इसमें पहला है कि भाई हमको पढ़ना होगा ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला केस है जो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ग्रुप में नहीं आते। ठीक है, इसमें आपका पूछेंगे भाई इंपॉर्टेंट कौन सा है, पूछने के लिए कहा जाएगा। तो आप कहेंगे इन तीनों में जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट और थर्ड है। ठीक है, सेकंड वाला इतना जरूरी नहीं होगा ना, इतना पूछ सकते एग्जाम में। तो रिलेट ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको थोड़ा सा वो रखेंगे। हाँ भाई ये हमको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ठीक है, पहला क्या आता है 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नंबर। तो क्या फर्स्ट नंबर क्या आता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा रहता है ये, मान लीजिए एक आपका ये M1 दे रखा है, जैसे आपको दिखेगा, एक आपका यहाँ M2 दे रखा है इस तरीके से, ये दे रखा है M2, ये कौन है M1 दे रखा है मुझे। अब होता क्या भाई, इसको बैलेंस करना होता है। जैसे कि हम ये पेन ले लेते हैं, अब ये इसको मैंने पकड़ लिया, बोला बैलेंस हो, तो बैलेंस करने के हम इसको देखेंगे ध्यान से, ऐसे रख लेते हैं। हाँ शायद ये ऐसे करके ये हो गया बैलेंस, मेरा ठीक से हुआ भी नहीं है, ऐसे कर लेते हैं इसको बैलेंस। अभी आ गया, तो जहाँ पे रखा हुआ है ये पार्ट का सेंटर मास होगा। तो ऐसे होता है इसमें कि भाई जब बैलेंस करना होगा इसको बीच में से, तो हम कहीं ना कहीं रखेंगे। मान लो यहाँ रख दिया, आपका ये बैलेंस हो गया, अब ये गिरेगा नहीं। ओके, तो इसका मतलब यही जो पॉइंट है जहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया हुआ है और ये बिल्कुल गिर नहीं रहा है, दिस इज कॉल्ड इट्स सेंटर मास। हमारा काम होता है पता करो कहाँ पर। ठीक है, तो कहेंगे मान लीजिए ये आपकी जो डिस्टेंस आ रही है ये आती है x1 आती है, ये क्या आती है x2 आती है। ठीक है, ये क्या आती है, ये आपकी d आती है। इसको यहां से ना दिखाओ, इसको यहां से दिखाओ। ठीक है, ऐसा d आती है। सो हियर देखिए यहाँ पे नियम होता है, फॉर्मूला होता है हियर, जो x1 होता है, x1 निकालना होता है ना हमको। अभी इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा, बस सिखा रहा हूँ आपको भाई फॉर्मूला कैसे आता है। आपको निकालना था x1। देखिए x1 का किससे रिलेशन है, M1 से है। आप कहेंगे जिससे नहीं है उसको पकड़ो, M2 से नहीं है। तो नियम होता है कि x1 इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा M2 डिवाइड टोटल मास M1 प्लस M2 और इनटू क्या टोटल डिस्टेंस, ये d आप पाते हैं। और ये x2 आता है, x2 क्या आएगा M1 आएगा। ये आपका d आएगा। ये आपका इतना अंतर आ गया। इसलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मुझको x1 निकालना है तो मुझे M2 पर जाना पड़ेगा। अगर मुझको x2 निकालना है तो मुझे तुरंत M1 पर जाना पड़ेगा। समझे यहाँ पे, दिस थिंग इज हियर। ओके, ये समझ में नहीं होता है। इसका एक तरीका और होता है पढ़ाने का, सिखाने का आपको। जैसे आपने एक पीछे पढ़ा होगा नियम, लामीस थ्योरम, ये नाम सुना है आपने पीछे कभी, लामीस थ्योरम, LAMI, लामीस थ्योरम, ये सुना है किसी ने आपने, बताइए। नहीं सर। नो सर। लामीस थ्योरम ऐसा कुछ नाम सुना है आपने पहले, किसी ने भी भाई, आप लोगों ने बताओ। नहीं,
किसी ने No, नहीं sir. सुना? तो सुनिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। एक आपका चैप्टर था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पढ़ाया गया था आपको? स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ाया गया होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे वेक्टर होते हैं, लॉ ऑफ हाँ सर, पैरेललोग्राम पढ़ा होता है। है ये। तो उसमें आपको ये सिखाया गया होगा कि भाई ये एक हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे बोला गया था। उसका नाम था आर। आपको बोला गया था कि आर स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको फॉर्मूला उसका? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपको क्या पढ़ाया गया था? आर स्क्वायर इक्वल टू था ना, फॉर्मूला क्या था? किसको पता है बताइए, याद है आप लोगों को? R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. हाँ, ये फॉर्मूला होता है, पी प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो वहां पे होता है कि भाई आर कौन है, तो आर आप बोलोगे आर जो है वो पी और क्यू का रिजल्टेंट, ये तो सिखाया गया था वहां पे। तो वहां पे ऐसा होता है भाई, देखना ध्यान से, कि जब ये ऐसा सिखाया गया था कि ये क्या करें, यहीं पे सिखा देते हैं कि ये ऐसे बना है और ये ऐसे बना है, तो आर के जाएगा बीच में से होता हुआ। तो आप बोलते थे भाई ये आर था, ये पी था और ये क्यू था, और बीच का एंगल क्या था, थीटा। इसका मतलब कि ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी के ऊपर यहीं पर ही आपको दिखा दूं कि ये आर है, ये ऐसे तो रखा है, ये क्यू है, ये पी दे रखा है, तो जितना आपका आर आगे काम कर रहा है उतना मैं पीछे काम करा दूं। मतलब ये कि मैं यहाँ से अपने पास से एक फोर्स लगा दूं पीछे, इसका नाम आर रखा जाए, तो आप क्या बोलोगे, मुझे क्या बोलोगे? भाई दोनों मिलके आगे इसको लेके जाते हैं आर के बराबर, इतना ही फोर्स मैंने पीछे लगा दिया आर के बराबर, ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, ये ऑब्जेक्ट फिर कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपका आ गया इक्विलिब्रियम। भाई ये पी और क्यू मिलके इसको यहाँ लेके जाते हैं, मैंने इसके ऊपर उतना ही फोर्स पीछे लगा दिया जैसे आपको देख आर लगा दिया गया, तो इस आर ने इसको कर दिया कैंसिल, इस आर वाले को। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, बल्कि कहीं नहीं जाएगा, तो आप बोलेंगे रुक गया। अगर रुक गया ठीक है भाई, अब इसको हटा दिया जाए। अब आता है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन फोर्स लगे, इसका नाम, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एक का नाम है आर, दिख रहा होगा आपको। नियम क्या होता है, लांबी थ्योरम क्या होती है, वो क्या भाई इनके बीच का एंगल मान लीजिए कि एक एंगल आपका ये आता है, एक एंगल आपका ये आता है, ठीक है। तो मान लीजिए एंगल आपका अल्फा आता है, एंगल आपका बीटा आता है, और एंगल आपका गामा, ऐसे माना, यहाँ मैंने थीटा माना था और यहाँ मैंने एंगल चेंज कर दिए। तो लांबी थ्योरम क्या सिखाती है आपको यहाँ पे, वो सिखाती है कोई भी एक फोर्स अपॉन बाकी दो के बीच का एंगल, यहाँ तीन ही तो लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये और बाकी दो बचे। तो नियम होता है कोई भी एक फोर्स अपॉन बाकी दो के बीच का एंगल, तो पीक छोड़ के बाकी दो कौन है, अल्फा, तो आपको ये साइन अल्फा आएगा इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपन क्या आएगा बताइए भाई, क्यू अपन क्या आएगा, आर अपन कितना आएगा, साइन बीटा। आएगा साइन बीटा, वेरी गुड। आर अपन क्या आएगा, साइन गामा। तो दिस इज कॉल्ड लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम। अब इसका हमारे पास क्या काम होता है भाई, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जब इसको पढ़ने चाहते हैं तो हम बोलते हैं देखिए ये है एक M1 है, एक M1 लिखा होता है, एक क्या आता है, ये M2 लिखा होता है। तो आप बोलते हैं दोनों का जो बैलेंस पॉइंट है वो यहाँ दिख रहा है हमको, दिख रहा है ये, यहाँ पे इसका वेट काम कर रहा है, वेट क्या है हुआ, M2G होगा, ये कितना होगा, ये आपका M1G होगा, और यहाँ पे काम करेगा इसका रिएक्शन। मतलब देखिए दोनों का पूरा पूरा वेट यहाँ लिखा था मैंने कि वेयर होल मास कैन बी एक्यूमुलेटेड, तो होल मास क्या होगा, M1 प्लस M2 काम करेगा, तो यहाँ पे इसका पूरा काम करेगा। आप इसको लिखेंगे ये N होगा, N इसके पूरे पूरे वेट को संभालेगा, पूरा वेट क्या होगा, M1 प्लस M2 जी आएगा। मान लीजिए कि ये आपका X1 है, देखिए आपका X2 होता है, आपको बात समझ आ रही है? अब समझिए ध्यान से कि भाई दोनों मासेस मिल करके ये देते हैं और इसको ये N संभालता है। इसका मतलब यहाँ पे जो P और Q का काम है
वो काम यहाँ पे m1 m2 का है, और जो काम यहाँ पे n का है, जो काम यहाँ पे r का है, वो काम यहाँ पे n का है कि ये r ही तो संभाल रहा है p और q को, तो यहाँ पे n संभाल रहा है, m1 m2 को मिलकर संभाल रहा है। तो कहेंगे ठीक है, ये इतना फिलहाल इसको थोड़ी देर में हटा देता हूँ ऐसे करके। तो अब डिस्टेंस जो पूरी टोटल आएगी ये आएगी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 आएगी, ठीक है, इतना आ गया। और इसमें लामिस कहाँ से आ गई? लामिस देखिए क्या होता है, मैंने सिखाया था यहाँ पे लामिस के बारे में, कोई भी एक अपान बाकी दो के बीच का एंगल, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोई भी एक अपान बाकी दो के बीच का डिस्टेंस, एंगल नहीं बोलना है मुझे, बोलना है डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं जब यहाँ लिखूंगा m1 तो कितना आएगा, कहेंगे यहाँ से आएगा m1, तो m1 अपान क्या है बताइए, m1 अपान क्या आएगा, m1 अपान बाकी दो के बीच का डिस्टेंस, तो m1 अपान क्या लिखूंगा मैं, कौन बताएगा इसको? x2 x2, वेरी गुड। m2 क्या आएगा? m2 upon x1 x1 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू होगा टोटल, टोटल क्या होगा m1 प्लस m2 अपान क्या आएगा, x1 plus x2 और x1 प्लस x2 क्या होता है, ये प्लस ये आपका d होता है, ठीक है ना, आपका d होता है ये, तो मतलब कि मैं इसको d लिख सकता हूँ आगे जाकर के। तो यहाँ से अगर मैं उतरता हूँ आगे पढ़ाने के लिए, यहाँ देखिए x1 क्या आता है, x1 क्या है, x1 क्या है, इसका कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहुंच जाएगा इसके पास, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा आपका m2 x1 प्लस x2, और डिवाइड क्या आएगा m1 प्लस m2, और x1 कितना है, x2 कितना आएगा, क्या आएगा m1 x1 प्लस x2, और डिवाइड क्या आएगा m1 प्लस m2, ये इसका आंसर आ गया इतना करने के बाद में। यहाँ लिखा है देखिए x में क्या लिखा हुआ है, x1 क्या लिखा है, ये लिखा है m2 यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है d यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा d के बराबर है। x2 क्या होता है m1 इंटू क्या d लिखा है, तो d ये d है ना, अपान क्या टोटल मास ये आपका पूरा, मतलब कि यहाँ से यहाँ फॉर्मूला क्या मैच करेंगे, तो आप यहाँ से मतलब कि सिखाने के लिए होता है कि भाई आपको हम सिखाएं कि आया कहाँ, और ये आपको फॉर्मूला बेसिकली ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। इसमें भी आता है एक बात सिंपल सी आती है कि मान लीजिए कि दोनों मास बराबर है, ये भी 5 kg है, ये भी 5 kg है, तो बिना कुछ फॉर्मूला लगाए आप बोलो बिल्कुल बीच में आएगा सेंटर मास, इन्हें का बराबर नहीं है, ये 5 kg है, आपको 10 kg रखा होगा, तो सेंटर मास बड़े वाले मास के पास होगा, बड़े वाले मास के पास होगा, ठीक। मान लीजिए ये पूरा आपका 10 मीटर है ना, पूरा मान 10 मीटर है, ये 5 kg, या ऐसे मान लेते हैं कि ये पूरा आपका 4 मीटर है, ठीक है, हो गया 4 मीटर है, ये 5 kg तो 2 मीटर होगा, 2 मीटर ये होगा, लेकिन अगर ये 5 kg या आपका 10 kg है, बराबर नहीं है, तो फिर ये 2 मीटर से ज्यादा होगा, यहाँ किसे जाए ना बड़े वाले के पास में, अब ये 2 मीटर से कम आएगा, और 2 मीटर से क्या होगा, ये ज्यादा आ जाएगा, इस तरीके से। बाकी फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने आप मेरा आंसर निकल ही आएगा, जिसका मीनिंग होता है, लिखिए क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन तो भाई सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। ठीक, आगे देखिए, इसमें लिखिए 2 masses mm, 2 kg and 6 kg are placed
at a distance 16 meter. Then find एक बात और ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपका आंसर कुछ अलग आ जाए, जैसे कि हम कुछ करेंगे आंसर कुछ और आएगा तो तुम्हारा कुछ और आएगा। तो इसका मीनिंग होता है कि आपने कहीं और से निकाला हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई ये रखा है इतना, ये रखा है इतना, तो आप कहेंगे भैया ये कितना, ये 6 kg बैठा हुआ है, तो ये M2 होगा, ये M1 होगा, कितना होगा, ये इसके पास होगा, आपको पता ही ये कितना होगा। मान लो X1 आएगा, मान लो X2 आएगा, और D कितना रखा है मुझे, 16 मीटर है ना, 16 मीटर दे रखा है मुझे, सही बात है। सो कितना X1 आएगा, तो ये X1 क्या आएगा, क्या आएगा M2 अपन M1 प्लस M2 इंटू क्या आएगा, D आएगा। M2 क्या होता है 6 इंटू D क्या होता है 16 मीटर, ये क्या होता है 2 + 6, ये पूरा 8 मीटर आएगा। तब कहेंगे 6 इंटू 16 अपन 8 2, तो कितना आपका X1 आएगा 12 मीटर। तो कितना आपका X2 आएगा, X2 तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, पूरा 16 है 12 तो बचा है 4 मीटर। ठीक है, इतना आएगा, यही रहेगा, समझेंगे। तो ऐसा वो क्वेश्चन मीनिंग करने के लिए ध्यान से करेंगे तो अपने आप तो हो जाएगा, डोंट वरी। सबको समझ में आ गई। अब इसमें एक दो चीजें Yes, बचेंगी, sir. इसमें ज्यादा तो एक दो चीजें और बचेंगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे अगला पार्ट जिसको बोलेंगे सेंटर मास ऑफ ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा। फिर सबसे आखिरी पॉइंट है सेंटर मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट, वो आएगा। तो कॉन्टिन्यूअस केस में हमको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। वहां पे कुछ आपके पॉइंट्स वेल डिफाइन होते हैं कि भैया एग्जाम में यही आते हैं, आपको यही पढ़ना है। उसमें और कुछ नहीं होता कि ये पढ़ लो या वो पढ़ लो, वो फिक्स रहता है कि ये पढ़ाऊंगा एग्जाम में यही आने वाला। अब वो कैसे एग्जाम में आएगा ये भाई हम नहीं बोल सकते, ठीक है। वो कैसे भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं जोड़ बटोर के, ठीक है। और हर साल इस साल भी एग्जाम में, पिछले साल आप देखो उठा के देख लोगे तो नीट में या फिर किसी भी में, अभी तो नीट का एग्जाम हुआ भी नहीं है इस साल, ठीक है, अभी होगा आप ही के लिए। तो जो भी आपका है ये लास्ट ईयर भी एग्जाम होता है, सेंटर मार्क्स क्वेश्चन आया था उसमें, आप वो भी देख लेना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेंटर मार्क्स को मिलेंगे, यू कैन गो थ्रू देम आल्सो, ठीक। बाकी मैं खुद ही आपको बता दूंगा, ठीक है। इतना रखिए, बाकी हम लोग अगली क्लास में करते हैं। इन योर नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू सेंटर मास ऑफ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये बताइए बस। इज इट क्लियर Yes, ऑल ऑफ sir. यू? Yes, sir. बाय। सबने लिख लिया यहाँ तक का पूरा? यहाँ तक पूरा हो गया, हाँ लिख सर। लिया? सर आपका क्लास तो 4 बजे तक है ना? नहीं नहीं, मेरी क्लास अभी 3:30 से दूसरी क्लास है, तो मुझे उसके लिए भी देखना पड़ेगा। वो टाइमिंग गलत लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अगर मैं वो क्लास आपकी रखूंगा तो फिर दूसरी क्लास 3:30 से मैं नहीं कर पाऊंगा ना, तो उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं टाइम सेट कर दूंगा उसमें कि भाई आपकी क्लास 4 तक हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले से 3:30 से दूसरी क्लास लगी हुई है। सबको समझ में आ गया इतना? क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए, ओके बाय। आपकी क्लास 2 बजे से होगी, ठीक है, या जो भी है, और वो 3:15 बजे तक ही होगी, ठीक है। 3:15 3:30 बजे तक, क्योंकि 3:30 बजे मैं खत्म करूंगा तो मैं दूसरी क्लास जल्दी शुरू नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ 10-15 मिनट पहले खत्म करना पड़ेगा अभी क्लास, ताकि मैं दूसरी क्लास को भी स्टार्ट कर सकूं, ठीक। इसका ये मीनिंग होता है। चलिए।